नमस्कार खमागणी सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। खुशी इस बात की है कि जो ट्रेंड बताया गया था मेरे द्वारा आप लोगों को, पैटर्न वही रहा है। आरपीएससी की हम बात करें तो आरपीएससी ने जो पिछले पेपर करवाए थे, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग का था या इससे पहले आपका 2022 वाले या 2023 वाले, पेपर वही था। अब मैं बात करूं, मैं पेपर के प्रश्न को जब भी मैं प्रथम दृष्टिया पेपर को जस्ट अभी 12 बजे ये पेपर छूटा है और आधा घंटे के अंदर अंदर सबसे पहले लाइव आया हूं। ठीक है, ओके। तो देखो, एक प्रश्न ये पूछा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 में भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार जो है, सर्वाधिक व्यापार करने वाला देश कौन सा है। 2 दिन पहले क्लास कराई थी इकोनॉमिक्स की, मैंने कहा मजाल क्या आरपीएससी इकोनॉमिक्स में इससे बाहर क्वेश्चन दे देवे। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो लेवल है जीके वाला, जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो का वो है। अमेरिका था, सीधा सीधा बताया था, व्यापारिक साझेदार भी बताए थे, एफडीआई वाले भी बताए थे, हर एक सेक्टर का बताया था। तो खुश हो सभी साथी, ये बताओ पहले तो चल जल्दी जल्दी तो सॉल्यूशन होगा नहीं, आंसर निकालने पड़ते हैं। बहुत सारा कई सारे टफ पेपर भी है क्वेश्चंस के अंदर। अगर देखा जाए टफ पेपर मतलब टफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी जब पेपर छूटा है, राजस्थान में सबसे पहले लाइव आया हूं भाई, है ना, इससे ज्यादा तो फिर क्या ही लोगे। जो कहा था वो पेपर में प्रश्न आने पड़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके ऊपर पेपर का लेवल कैसा था, वो एक बार सॉल्यूशन के बाद पता चलेगा। कंप्लीट आगामी जो शिफ्ट जो आपके ग्रुप जो हम बात करें, ग्रुप बी, सी और डी, ये जो आपके अलग अलग पेपर है, हिंदी वाला, इंग्लिश वाला और साइंस मैथ वाला, इन बच्चों के लिए ये बहुत ही रामबाण होने वाले हैं। अब कसम खा लो कि पूरा जम के पढ़ेंगे। सेकंड ग्रेड एसएसटी का बैच स्टार्ट हो चुका है, आज बढ़िया पेपर देके आओ, फिर ज्वाइन करना। जीके प्लस हिंदी और जीके प्लस इंग्लिश और लेवल 2, ये सभी बैच आप सभी के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अभी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएगी इसी महीने से। और ये ग्रुप का लिंक है जहां मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूं आप सभी साथियों को जो आंसर की। ठीक है, तो एक बार आ जाओ सभी साथी, यहां पर हम देख लेते हैं पेपर को। चलिएगा, ये रहा आपका पेपर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई हम अनुमान ना लगा सकें, हम जो अनुमान लगाया वो आपके प्रश्न पूछे गए हैं। आ जाइए, पहला प्रश्न है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस आएगी सारी चीजें। ध्यान दीजिएगा कि फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से संबंधित संगठन कौन कौन से हैं। जैसा सेकंड ग्रेड का लेवल होता है उस हिसाब से ही पूछा गया है और कोई इसमें आश्चर्य करने वाली बात है नहीं। कौन से है इसमें, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स दैट इज AIOE, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑर्बिट्रेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस CSME, ABC जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, शाबाश, सारे बच्चे लाइव आ गए, बहुत बढ़िया। देखो अब इसका आंसर करते हैं, ठीक है, बढ़िया तरीके से। जो पहला क्वेश्चन है, मैं यहां पर आप लोगों को सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाने के लिए कि भाई एक एक आंसर आप तीनों ही संगठन है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की से संबंधित है। इसमें आपके दिए गए में से बात करें तो तीनों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है। अब जबकि पेपर छूटा ही है और मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं तो 100 में से मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं, 100 में से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए, हो सकता है ना, तुरंत 15-20 मिनट में सॉल्यूशन थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो मैं अगर कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर रह गया तो मैं आंसर की जो टेलीग्राम पे भेजूंगा उसको सटीक माने, और उसमें भी और आरपीएससी में 1-2 प्रश्न का भेद रह सकता है। ठीक है, ये सच्चाई है, और 1-2 क्वेश्चन के लिए तो फिर कह भी सकते हैं ना। तो यहां पर हम बात करें तीनों ही इसके अंदर सही है। ठीक है, आरपीएससी खुद 2-3 प्रश्न डिलीट कराएगी, अब मैं क्या ही कहूं उसमें। भारत की विदेश नीति में सिंपल सा प्रश्न पूछा है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है आप लोगों से, इसीलिए तो कहता हूं पूरे साल जम के मेरे साथ ऐप में पढ़ो। 90% प्रूफ मैं दूंगा इस पेपर के आज रात को ही। ठीक है, हाँ, अगला देखिए, इसके अंदर भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के सिद्धांत में क्या शामिल है। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत के अंदर आपका क्या शामिल नहीं है, प्रश्न को थोड़ा ढंग से पढ़े तो पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है। गुट निरपेक्षता जो है, नॉन अलाइनमेंट जो है, नाम मूवमेंट जो है, आवाज ठीक आ रही है, प्रॉपर आ रही है, एक बार बता दो। नाम के अंदर जो है आपका क्या शामिल नहीं है, विश्व मामलों के प्रति तटस्थता नहीं है, बल्कि विश्व मामलों में आपकी जो है ऐसी भागीदारी जिसमें अच्छा रिजल्ट मिले, वो वाली भागीदारी इसमें बताई गई है, बल्कि पूर्णतः तटस्थ की बात
से 100 क्वेश्चन यहाँ पर कराने हैं और एग्जाम हॉल में या टॉप करने के लिए भी आपको 70, 75, 60, 65, 70, 80 भी करें तो भी सही होगा। 1974 में भारत में श्रीलंका के साथ दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक पानी में सीमाएं तय करने की इच्छा से एक समझौता किया गया था। निम्न में से किस द्वीप का नाम इस समझौते में विशेष रूप से उल्लेखित है? तो यह हो जाएगा कच्चा द्वीप। जो विवाद था कच्चा द्वीप वाला, वो श्रीलंका के साथ था। कच्चा द्वीप विवाद है, कच्चा द्वीप विवाद, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, कच्चा द्वीप विवाद है भाई। आगे देखिएगा, ब्रिक्स के बारे में दिए गए कथन में से कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है? मैं एक दो प्रश्न अगर कोई रह जाएगा तो शंका समाधान में लास्ट में ले लूंगा। ब्रिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? दिए गए ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें आपको बताना है ब्रिक्स के बारे में। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर बात करें, 4 ही कथन ही दिए गए हैं। भारत ने 2021 में 13वां ब्रिक्स जो सम्मेलन है भारत के अंदर आयोजित किया गया, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ये यहां पर आपका कथन पूछ रहा है कि रॉन्ग कौन सा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का जो थीम है वो ब्रिक्स एट 2021 सातत्य, समग्रता, सहमति वाला, ये जो ऑप्शन है बी, इसकी थीम है वो इस बार गलत कर दी गई थी। ठीक है, हाँ जी, अभी आधा घंटा हुआ पेपर में प्रूफ रात को मिलेंगे। बेटा मुकेश, इतनी अगर सीधी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है। माइंड मैप ही प्रूफ देगा, चिंता ना करें। फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी माइंड मैप नहीं दिए थे। ठीक है, 55 में से 42 प्रश्नों के, और इसमें भी दिए जाएंगे। इसका आंसर बी है। 4 का आंसर क्या है? बी। ब्राजील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी। अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ कुछ तो बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए। आप इन प्रश्नों की वजह से डरे नहीं। हो सकता है कि आपके 15-20 में आपको लगे कि यार प्रश्न का लेवल तो बहुत टफ है, तो 20 प्रश्न तो टफ रखे जाएंगे। 100 में से 100 थोड़ी करके आने। इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से यह कहना चाहता हूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण और निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये किसका कथन है? ये आपका जवाहरलाल नेहरू का था। पेपर का लेवल बहुत ही हार्ड था, बहुत हार्ड। उसको लगता है जिसने पूरे साल पढ़े नहीं किए। 100 में से 30 अगर छोड़ भी दोगे, 70 अटेम्प्ट करके 60 सही भी करोगे तो भी डंके की चोट पे टॉप करोगे। क्या बात करते हो बच्चों आप लोग। ये ना मतलब 30 में मैं कहूँ 10, 15, 20 मुझे भी ना आवे, ठीक है ना, सारे ही मुझे आने जरूरी थोड़ी है। तो सीधी सी बात है भाई, टॉप करना है तो आपके 70 के लगभग सही कर दो, 65, 70। कभी भी पेपर है वो उस तरीके से नहीं कि 100 में से 100 ही सही हो। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर लेवल तो आएगा, इसका सी हो जाएगा। फिर देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, ये तगड़े लेवल के प्रश्न है भाई, है ना। विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की जो वार्ताओं के जुलाई 2006 में निलंबन के बाद ओस्लो समूह नामक एक वैकल्पिक 6 का जो है आपका ओस्लो जो ग्रुप ऑफ 6 जो बनाया गया था, इस समूह में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो है पाकिस्तान शामिल नहीं था। इसमें कनाडा था, न्यूजीलैंड था, केन्या था, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है, हालांकि पिछली बार भी ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। देखो चारों ही ऑप्शन इसके अंतर्गत हम बात करें वो सटीक है। हाँ देखिएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? विद्यार्थियों की विकासात्मक विशेषताओं के संदर्भ में। सीटें खाली जाती हैं आपको पता हो तो, ठीक है, भले ही एसएसटी की 70 पोस्ट ही हो, सीटें खाली जाती हैं, ठीक है। अगर आपने लिमिटेड अटेम्प्ट किए तो आपका सिलेक्शन डंके की चोट पे है ना। 10-20 प्रश्न तो टॉप कितना ही पढ़ लो उसको भी ना आएंगे, तो टेंशन ना लो, लिमिटेड करके आओ, एक्यूरेसी अच्छी रखो। विद्यार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, प्रभावी शिक्षण विधियों को पहचानने में और पाठ्यचर्या के निर्माण में, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसके अंतर्गत राइट है।
सातवें का क्या हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। वृद्धि और विकास के ज्ञान को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, तो यह आपका अधिगमकर्ता के अंतर्गत आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद देखो, यही प्रश्न आने हैं कल वाले पेपर के अंदर, सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, बढ़िया वाले हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त तर्क तब संभव होता है जब बालक संक्रिया का बोध करते हैं। संक्रियाएं वे शक्तिशाली नियमों का समुच्चय है जो सूचनाओं का एक विचार से दूसरे विचार में स्थानांतरित करती है। तो हमारे साइकोलॉजी वाले गुरुजी ने जो आंसर की भेजी है उसके अनुसार हमारा आंसर है इसके अंतर्गत आपका सी ऑप्शन, कि आपका यहां पर दिए गए में से ए और दो दोनों सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि संक्रियात्मक अवस्था जो बताएगी ऊपर वाली उसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 10वां प्रश्न, कभी घबराओ मत, है ना, तुम लोग आते ही गुरुजी ये गुरुजी वो, थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, आराम से मिलके सॉल्यूशन करेंगे, बढ़िया वाला, है ना। आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की, मल्टीपल सब्जेक्ट है, तो मुझे भी देखना पड़ता है, कई सारी चीजें होती है, समझे इस बात को। ठीक है, हो सकता है 100 में 1-2 प्रश्न ऐसा हो जो बड़ा उलझाए हमें, पेशेंस, सारे सही करने जरूरी नहीं। फिर से कह रहा हूं, सीटें खाली जाती हैं, भले कितनी ही कम पोस्ट हो, सीटें खाली जाती हैं, ऐसा होता है आरपीएससी के साथ हमेशा, आरपीएससी के पेपर में। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक में भाषा का विकास है वो आपका ठीक प्रकार से आरंभ हो जाता है और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है। भाषा है वो आपका अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगती है। ये किसके अंतर्गत है बताओ? ये है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। किसमें है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूर्व संक्रियात्मक, जल्दी कैसे सॉल्यूशन करा दे, 3 तुम्हें पेपर में एग्जाम में 2 घंटे दिए जाते हैं, हमें यहाँ पर आंसर निकालने पड़ते हैं, सारे सब्जेक्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट है, आधा घंटा तो लगेगा कम से कम, थोड़ा पेशेंस रखो। मशीन थोड़ी है बेटा, अभी रॉन्ग आंसर करा के चले जाओगे तुम तो फिर आलोचना कर दोगे, गुरुजी आप तो बहुत रॉन्ग करा दिए, ये वो, मेरी तो इज्जत की बात है ना, समझो इस बात को। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और वो भी राजस्थान में सबसे पहले लाइव है ना, किसी कोचिंग का भी देख लो, 12-12:30 बजे किसी का भी लाइव नहीं हुआ। अगला प्रश्न नंबर जो 11 है आपके, कह रहा है कि कोहलबर्ग के संबंध में प्रश्न पूछा है कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार आत्म परिपूरक पारस्परिकता नैतिक विकास के किस चरण की विशेषता है? ये सामाजिक व्यवस्था संरक्षण उन्मुक्ता का जो है विशेषता है। प्रश्न नंबर जो 12 है वो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के जैव शारीरिक उपागम से संबंधित नहीं है? कौन सा विद्वान है वो जैव पारिस्थितिक इस उपागम से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑलपोर्ट महोदय, ऑलपोर्ट हो जाएगा 12 के अंदर, ऑलपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ प्रश्न है वो बड़े भी पूछे हैं, कुछ मीडियम भी पूछे हैं, लेवल वही है जो पिछली बार था, लेवल वही है जो पिछली बार था, कोई चेंज नहीं है। अब आरपीएससी का ये लेवल 2 साल ऐसे ही रहेगा, अगले साल भी ऐसा ही आएगा। अल्बर्ट बांडुरा ने अपने अध्ययन में पाया कि अधिगम है वो वास्तविक प्रदर्शन, अधिगम जो है, एक तो ये थोड़ा इस पे यूज करना बोर्ड का थोड़ा कठिन काम रहता है। अधिगम वास्तविक प्रदर्शन एक प्रकार का सुप्त अधिगम के बिना भी हो सकता है। अल्बर्ट बांडुरा वाले में संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, 13 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम के बारे में सीधा सा कथन दिया गया है, एलिमिनेट करना है, अगर नहीं आए तो 5वां गोला भर देना। ठीक है, आप 20 प्रश्न छोड़ रहे हैं, 25 छोड़ रहे हैं, तो 5वां गोला भर के आओ, वरना 1/3 नेगेटिव कटेगा। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है कह रहा है? तो अधिगम है वो परिपक्वता द्वारा व्यवहार परिवर्तन भी अधिगम कहलाता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम एक उत्पाद है ना कि प्रक्रिया है, तो कह रहा है कि सही है। तो अधिगम से मतलब है कि उन परिवर्तनों से जो अभ्यास एवं अनुभव के फलस्वरूप पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, सीधा सा 1 लाइनर पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपका 15, शिक्षक अधिगमकर्ता की मानसिक तत्परता हेतु अनुदेशन कार्यों पर केंद्रित समस्यात्मक परिस्थिति का नाट्यकरण कर रहा है। शिक्षक 5E निर्मितवादी उपागम के अनुसार कौन से स्टेज के अंदर है? तो यह हो जाएगा संलग्न करना, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है, एक बच्चा स्थानिक बुद्धि में तेज है, इस बच्चे के अधिगम को सबसे अच्छी तरह कौन सी गतिविधि सहारा देगी? तो यह हो जाएगी आपका त्रिआयामी मॉडल,
इसका हो जाएगा त्रिआयामी मॉडल का अभिकल्पन। कोई टेंशन ना लेना, आरपीएससी ने 2-2 मौके दिए, अगले साल और मेला भरेगा 6,500 पदों का। टेंशन ही ना लेनी किसी भी बात की। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, पूछ रहा है आपका यहां पर, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ये शील गुण उपागम पर आधारित है, इसका आंसर ए हो जाएगा। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे का सुधार लो। एसएसटी के पेपर में भूल जाओ इन चीजों को, ठीक है। पूरे साल जम के पढ़ो, बढ़िया होगा। तो शील गुण उपागम पर आधारित है, ए आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। जब कोई वयस्क अपनी इच्छा, प्रेरणा और व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों के अनुकूल बना लेता है तो इसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण या आपका उदात्तीकरण क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा प्रतिगमन, है ना, वापस से लौट जाना, उस अवस्था में प्रतिगमन। किसी विद्यार्थी द्वारा अपनी समस्या के संबंध में परिकल्पना बनाने संबंधी जो मानसिक प्रक्रिया है वो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन से घटक के अंतर्गत सम्मिलित होती है? तो ये होती है आपका मेटा घटक हो जाएगा। और साइकोलॉजी गुरुजी ने बहुत बढ़िया क्लास ली थी, मैं तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू उनका कि आपको PYQ करवा दिए 300, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, निम्नलिखित में से शिक्षक के द्वारा किया गया कौन सा कार्य व्यक्तिगत भिन्नता के महत्व को इंगित नहीं करता है? हमेशा प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, लास्ट वाला गलत ना हो। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता के इंपोर्टेंस को इंगित नहीं करता है? सभी के लिए समान निष्पादन का स्तर तय करना, 20 में ए हो जाएगा, 20 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, पीयूष के पास दूसरों की भावनाओं को प्रबंधित करने का कौशल है और यह अवलोकन संवेगात्मक बुद्धि के किस घटक को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक प्रबंधन। अगला देखो भाई, साइकोलॉजी पढ़ी है तो फल जरूर मिलेगा। आगे देखो, कीर्ति हमेशा बैडमिंटन में उत्साह महसूस करती है और चुनौतियों का सामना करती है। वह एक टूर्नामेंट में भाग ले रही थी, किंतु जैसे ही उसने खेलना शुरू किया उसके बाएं पैर में ऐंठन होने की वजह से दर्द परेशानी के बावजूद वो खेल खत्म करने में कामयाब रही और जीत गई। ये है आपका द्वितीयक, है ना। किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? ये आपकी द्वितीयक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? द्वितीयक हो जाएगी। जो एग्जाम जिस लेवल का है वैसा ही पेपर आएगा, चिंता न करें। सेकंड ग्रेड का वही लेवल ट्रेंड चल रहा है जो पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है। मैं इसमें कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगा कि इस बार ट्रेंड नया चेंज हो गया, वैसा ही है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक अर्जित अभिप्रेरणा जिससे प्रेरित होकर के बालक अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक से अधिक सफलता मिल सके, उसे ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, इसका आंसर हो जाएगा उपलब्धि अभिप्रेरणा। उपलब्धि अभिप्रेरणा, है ना। बाकी वालों के आंसर बाद में आएंगे हमारे को देख करके, ठीक है ना। जितने भी तुम सूरमाओं के नाम सुनते हो वो 2-3 घंटे बाद जागेंगे, ठीक है ना। तो बेटा चैलेंज होता है, माइंड में अब सबसे पहले आता है, ठीक है। आंसर की PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक इसी वीडियो के नीचे लिखा हुआ है, चले जाओ वहां पर। PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूछ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा प्रावधान है वो आपका उपयोगी है? तो केवल A, B और C होगा इसके अंतर्गत। क्या होगा? केवल A, B और C होगा, केवल A, B और C होगा। आ जाओ, ये देखो लिंक दिया हुआ ब्लैक कलर की पट्टी में टेलीग्राम ग्रुप का, है ना। हाँ, जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसमें A, B और C होगा। कहीं ये भी कई बार बताना पड़ता भाई टेलीग्राम में चले जाओ, टेलीग्राम में चले जाओ। B ऑप्शन है इसके अंदर, 24 में B, 24 में, अच्छा A, B, C कहा ना मैंने, A ऑप्शन के अंदर A ऑप्शन होगा भाई, ठीक है। A ऑप्शन, A, B, C, A ऑप्शन। 25वां प्रश्न, बड़े प्रश्न है, थोड़ा पढ़ने में गलती ना करें। एक ही चीज है यहां पर, तो पेपर थोड़ा सा लेंदी भी है, पिछली बार की तरह पेपर लेंदी भी है। सर फटाफट करा दो, ए बच्ची ने समझाओ, फटाफट कौन नहीं हुआ बेटा,
सेकंड ग्रेड में एक स्तर होता है, लेवल होता है। फटाफट तो मैगी बनती है, खा लो फटाफट। हाँ, बातें आती है तुम लोगों को। आधे घंटे के अंदर सारे आंसर हमने कोशिश की है राजस्थान में सबसे पहले सटीक आंसर की। 25वां जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, बस यही तो असफलता का मुख्य कारण है कि हम जल्दबाजी कर देते हैं। फटाफट करा दो सर। निम्न में से किसी व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण यानी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नहीं है? अभिवृत्ति में आपका ए हो जाएगा। उसकी अभिवृत्ति और विश्वासों से संबंधित जन प्रतिबद्धता अतिरिक्त सूचनाओं द्वारा उसकी अभिवृत्ति में अधिक परिवर्तन लाती है। ये ऑप्शन इसके अंतर्गत सही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, कठिन वो बच्चे बता रहे होंगे कि जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा पूरे साल, तो बेटा पूरा पेपर ही कठिन लगेगा। यहां देखिएगा, वह अभिप्रेरक शक्ति जो हमारे ध्यान को आकर्षित कर उसे किसी वस्तु, उद्दीपन या कार्य विशेष के संपादन में बराबर बनाए रखकर हमें वांछित उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है, वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सी हो जाएगा। इसे रुचि कहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी वगैरह से पूछ लिया है। अच्छे प्रश्न है जीके के, जिनको आप बेहतर कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, हम बात करें जो धोकड़ा के पलास के वृक्ष है, धोकड़ा, पलास, तेंदु और शेमल के पेड़ है, वो मिश्रित पतझड़ वन है। हम मैं यहाँ फास्ट चल सकता हूं क्योंकि पहले लेंदी क्वेश्चन थे, अभी